हेलो एवरीवन। मैंने रिसेंटली ही दो वीडियोस चार्ट मैचिंग पर डाली थी, जिसमें से एक थी साइनेस्ट्री और दूसरी थी तिथि आधिपति का यूज करते हुए, पंचांग में तिथि आधिपति का यूज करते हुए ये बताना कि आप रिश्ते में कितना अच्छा होगे या आपका रिश्ता कैसा चलेगा। मुझे किसी ने बोला कि ऐसी इंफॉर्मेशन बिट्स एंड पीसेस में मिलती है और इसको कोई भी एक प्रोडक्टिव वे में यूज नहीं कर पाता। आप एक स्ट्रक्चर्ड वे से इंफॉर्मेशन देती हैं, तो आप प्रॉपरली हमें क्यों नहीं बता सकती कि चार्ट मैचिंग कैसे होती है। तो आज से मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी जो स्पेसिफिकली चार्ट मैचिंग को लेके होगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि शादी कितनी तरह की होती है और क्या सीधा सीधा हमें चार्ट मैचिंग पर आना चाहिए, उससे पहले और क्या फैक्टर्स हैं जो देखने चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले शादी कितनी तरह की होती है, फिर हॉरोस्कोप मैचिंग से पहले क्वालिटी ऑफ द चार्ट देखना चाहिए। मतलब चाहे हमारा क्लाइंट है या हमारा प्रपोजल है, हमारे क्लाइंट के लिए जो प्रपोजल है, हमें ये जरूर देखना है कि चार्ट में खुद में कितनी जान है। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो चार्ट मैचिंग अगर अच्छी नहीं भी हो रही है, क्वालिटी ऑफ द चार्ट अच्छा होने पर यस कर दिया जाता है। अगर हमारे क्लाइंट का चार्ट बहुत वीक है, उसमें जो सिग्निफिकेटर्स हैं, सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड, वीनस, और भी जो बातें हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर वो अच्छी नहीं है, तो हमें अपने क्लाइंट को बताना है दैट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम मैरिज। बिहेवियर में या रेमेडीज करके आप कैसे चेंजेस ला सकते हैं। तो अगर अगर हमारे क्लाइंट की क्वालिटी ऑफ द चार्ट बहुत अच्छा है, तो उसको अच्छा प्रपोजल लेने के लिए या वेट करने के लिए बोलना चाहिए। इसके बाद कूटास को सब जानते हैं। अशकूटा जो कि नॉर्थ इंडियन मेथड है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इवन साउथ इंडियन कूटास, सभी जो कूटास हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कौन सा कूटा है वो आज के लिए ज्यादा रेलिवेंट है। इनफैक्ट आप कैसा काम करते हो, आपकी जात क्या है, नॉट जात बाय बर्थ, बाय योर प्रोफेशन, आप कौन सा काम करते हो, तो उस हिसाब से आपके लिए कौन सा कूटा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। हर कूटा के राइडर्स और एंटीडोट्स होते हैं। कोई कूटा ऐसा हो सकता है जो दूसरे कूटा के दोष को नलिफाई करता हो, कोई कूटा ऐसा हो सकता है जो दूसरे कूटा के दोष को इंटेंसिफाई करता हो। उन सब पर बात करेंगे हम। D9 सब जानते हैं कि शादी के लिए देखते हैं, तो D9 की क्या क्या रोल है शादी में, D1 और D9 को इन कॉम्बिनेशन कैसे देखा जाता है। नाड़ी, केपी और जेमिनी तीनों ब्रांचेस में हॉरोस्कोप मैचिंग कैसे होती है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि इस मेथड से या विमशोत्तरी से, अशकूट से, क्वालिटी ऑफ द चार्ट से तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन बाकी मेथड से या किसी एक पर्टिकुलर मेथड से इतना अच्छा नहीं मिला। तो हमारे पास जितने भी टूल्स हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं, वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है। अगर वो सपोर्ट सिस्टम भी हमें बोल रहा है कि नहीं इधर कुछ गड़बड़ लगती है, तो आपको मान लेना चाहिए कि गड़बड़ है। पर अगर मल्टीपल फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि शादी ठीक चलेगी, तो एक मेथड को आप इतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन आती है जब हम प्रैक्टिकली चार्ट्स पर लगाते हैं। फिर मंगल दोष सबसे इंटरेस्टिंग, जिसके बेसिस पे बहुत सारी लव मैरिजेस नहीं होती हैं या अच्छे प्रपोजल्स को ना कर दिया जाता है। वो मंगल दोष होता क्या है, इस मंगल दोष में भी क्या राइडर्स हैं और क्या एंटीडोट्स हैं, कब आपको मंगल दोष बिल्कुल नहीं देखना चाहिए या वो इम्पेक्ट ही नहीं करेगा। बहुत सारी अच्छी शादियां या बहुत सारी बुरी शादियां एक अच्छे या बुरे फेज से निकलती हैं, उसका रीजन दशा होता है। सामने वाले का और आपका दशा दशानाथ दशा अधिपति वो फ्रेंडली रहे या एनिमिटी रखते हैं, वो एक दूसरे से कैसे बैठे हैं, वो देखना जरूरी है। और इसमें हम ट्रांजिट की भी बात करेंगे कि वो सिर्फ एक बुरा फेज है, बुरी दशा है या क्या है। और दशा संधि, दशा संधि एक ट्रांजिशन फेज होता है, और ट्रांजिशन इफ नॉट गुड, तो वो जो रिफ्लेक्शन है वो नॉट सो गुड, आपका जो मन में चल रहा है वो आप अपनी फैमिली में भी आप दिखाते हैं, और उससे फैमिली लाइफ या जो भी आपके आसपास हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अगेन दशा और दशा संधि आपकी शादी में कितना अच्छा या बुरा रोल प्ले करते हैं। अष्टक वर्गा से चार्ट मैचिंग कैसे होती है, सानेस्ट्री और तिथि, पंचांग में तिथि को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये वीडियोस आप जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं
कि शादी कितनी तरह की होती है। शादी 8 तरह की होती है। हमारे फैक्टर्स क्या हैं? सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक। इनमें से हमें कॉमनली ढूंढना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग और रेपिटेटिव इन्फ्लुएंस कौन से प्लैनेट का है। वो हमारे शादी की काइंड को या हमारे बिहेवियर को टुवर्ड्स मैरिज डिफाइन करता है। और अगर वो प्लैनेट इन कंटिन्यूटी D9 में इन्फ्लुएंस करता है हमारे भाव भावेश या कारक को, तो वो प्लैनेट आपके शादी की डेस्टिनी को, बिहेवियर को बिल्ड करता है। सबसे पहले ब्रह्म मैरिज, जो कि जुपिटर हमें देते हैं। जुपिटर एक रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है। मतलब कि जुपिटर अगर संबंध बना रहे हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि पहले मुझे सेटल डाउन होना है, बिकॉज मैरिज इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीनिएज बढ़ानी है, लीनिएज के बारे में सोचोगे तो इधर मेच्योरिटी और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आपके दिमाग में चलेगी जब भी शादी आपके दिमाग में आएगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसे लोग का कोई अफेयर नहीं चलेगा या वो बहुत सीधे होंगे और ब्ला ब्ला ब्ला। कहने का मतलब ये है, व्हेन इट कम्स टू मैरिज उनके दिमाग में पहले ये आएगा कि मैरिज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हो सकता है वो वहां से भागते हो, दे वांट टू सेटल डाउन फर्स्ट बिफोर दे गेट मैरिड। फिर है दैव्य मैरिज, जो कि हमें सन देते हैं। इसमें क्या होता है कि सन वांट्स टू शो इट टू द वर्ल्ड। तो यहाँ पे सोसाइटी क्या बोलेगी, सोशल एक्सपेक्टेशंस क्या है। अब एक लड़की 22 25 24 25 साल की होगी है, एक लड़का 27 28 का है, तो एक सोशल एक्सपेक्टेशन है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तो वो उस दबाव में भी आके कभी कभी शादी करते हैं। या वो उनको लगता है दिस इज द राइट टाइम फॉर माई सोशल इमोशनल माई सेक्सुअल माई डिमांड्स, तो उसको पूरा करने के लिए मुझे शादी करनी है। और इसमें भी सोशल इन्फ्लुएंस और मेच्योरिटी आती है जुपिटर की तरह, क्योंकि ये दोनों मेच्योर रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स हैं। तो उसे हम दैव्य मैरिज बोलते हैं। फिर आती है अर्श मैरिज, जो कि हमें चंद्रमा देता है। अब चंद्रमा में क्या होता है कि यू वांट टू गेट मैरिड टू एनहेंस योर फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस। और इसमें अक्सर एक हिडन मोटिव होता है, क्योंकि चंद्रमा चीट और छुपाव का कारक है। तो द मेन रीजन है सोशल एलिवेशन एंड फाइनेंशियल मोटिवेशन। आपने पहले जमाने में देखा होगा कि जो राजा थे वो अपनी बेटी की शादी किसी स्ट्रॉन्गर राजा से करवाते थे, क्योंकि उनको अपनी टेरिटरी प्रोटेक्ट करनी होती थी, या उनको ग्रो करना है फॉर वॉट एवर रीजन, एक मोटिव होता था उनके दिमाग में। या वो किसी ऋषि से या किसी गुरु से शादी करवा देते थे। सो व्हेन यू हैव अ रीजन बिहाइंड इट, वो अर्श मैरिज चंद्रमा हमें देता है। अब प्रजापत्य मैरिज हमें वीनस देते हैं। वीनस वाली शादी सबसे अच्छी है। प्रपोजल सामने सामने से आता है, फैमिली कम्युनिटी आसपास के लोग सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, अरे उस घर में वो लड़की बहुत अच्छी है, वो ही देख लो। तो कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है, आपके अंदर से भी आपका मन कर रहा है शादी करने का, तो वो प्रजापत्य मैरिज हमें वीनस देते हैं। फिर आता है गंधर्व मैरिज, जो कि मरकरी देते हैं। मरकरी बोलते हैं कि हमें म्यूचुअल अट्रैक्शन चाहिए, एक दूसरे के साथ सेक्सुअल एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, वो पूरी होनी चाहिए। पेरेंट्स सोसाइटी सब गई भाड़ में, अगर वो नहीं भी मानते हैं तो कोई चक्कर नहीं है। भी मतलब कि इधर सीधी सीधी बात है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो वो गंधर्व मैरिज हमें मरकरी दे रहे हैं। फिर आती है असुर मैरिज, जो कि शनि देते हैं। सब जानते हैं शनि को बोला जाता है कि ये सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस में उठक बैठक देते हैं। मतलब कि हो सकता है कि एक बंदा बहुत वेल टू डू फैमिली का है और दूसरा इतना वेल टू डू फैमिली से नहीं है। दोनों की हाइट में डिफरेंस है, लुक्स में डिफरेंस है, थिंकिंग में डिफरेंस है। अनकन्वेंशनल सी जो मैरिज होती है, स्टेटस डिफरेंस जहाँ पर आता है, वो शनि हमें देते हैं, जिसको हम असुर मैरिज बोलते हैं। फिर आती है राक्षस मैरिज, जो कि मंगल देते हैं, जिसमें कि फोर्स किया जाता है शादी करने के लिए, या वेरी पैशनेट एंड रिबेलियस टू गेट मैरिड। मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, मैंने बोल दिया ना आपको। या आप रिबेल करते हो, शादी इसी से तो मुझे करनी ही नहीं है, या जबरदस्ती की जाती है। अब फोर्स्ड मैरिज सुन के मेरे दिमाग में हीना जी का बिहार आ रहा है, क्योंकि बिहार में फोर्स्ड मैरिजेस होती हैं। तो हो सकता है कि उन लड़कों के चार्ट में सप्तम सप्तमेश या कारक से बैड मार्क्स का इन्फ्लुएंस हो, जिधर आपकी नहीं चल रही है।
फिर आती है पिशाच मैरिज, जो कि राहु देते हैं। इधर फ्रॉड, सेक्सुअल रिलेशनशिप बिफोर मैरिज, अनकन्वेंशनल मैरिज, सोसाइटी के नॉर्म से बाहर, रिलीजन से बाहर जैसी शादियां हो सकती हैं, और धोखा भी हो सकता है, जिसको जिसको हम पिशाच मैरिज बोलते हैं। तो ये रहा प्लैनेट्स हमें किस तरह की शादी, किस तरह के सर्कमस्टांसेस या लोग हमें प्रोवाइड करते हैं जब हम शादी की बात सोचते हैं। फिर क्या सीधा सीधा चार्ट मैचिंग पे जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक क्राइम है एक तरह का, जो कोई भी एस्ट्रोलॉजर कर सकता है। सबसे पहले आप होरोस्कोप चेक करोगे, जो प्रपोजल आपके पास आया है, कि उसकी कुंडली क्या बोल रही है, उसकी आयु कैसी लग रही है। आपको आयु देखने के लिए लगन, लग्नेश, चंद्रमा, अष्टमेश कितने बनी है, सीधा सीधा आप मोटा मोटा तो इतना देखोगे ना। फिर उसके सप्तम भाव, सप्तमेश, और वीनस और मंगल में कितनी जान है। वीनस के साथ साथ मंगल भी इंपॉर्टेंट होते हैं। हर सिग्निफिकेटर का अपना रोल है शादी में। अगर वीनस हमारे प्यार को दिखाते हैं, मंगल हमारे सेक्सुअल डिजायर्स को दिखाते हैं, बृहस्पति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाते हैं। हर इंसान को हर चीज मैरिज में नहीं मिलती है। हो सकता है कि अगर किसी का हस्बैंड बहुत लविंग हो पर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हो सकता है कि किसी का हस्बैंड बहुत रिस्पॉन्सिबल है पर चार लोगों के सामने उसकी बेइज्जती कर देता है। सो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम मैरिज, आपको उस इंसान के चार्ट में वो प्लैनेट देखना है, कितना स्ट्रांग है, कैसा है। फिर शादी बच्चों के लिए की जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो पंचम पंचमेश कारक कितने अच्छे बैठे हैं। फिर करेक्टर को एसेस करना, कि लगन कैसा है, लग्नेश कैसा है, इंसान की प्रायोरिटीज कैसी होंगी। उसके बाद उसका चंद्रमा कैसा है, वो जो दिखा रहा है और जो मन से सोच रहा है उसमें कितना डिफरेंस है, बिफोर मैचिंग इट विद योर चंद्रमा, जहां पर हम आएंगे। फिर अच्छे योगा बन रहे हैं, चार्ट की क्वालिटी ओवरऑल अच्छी है, कोई ऐसी बुरी दशा वशा तो नहीं आने वाली। ऐसा तो नहीं है कि शादी के 4-5 साल के बाद कोई बहुत बुरी दशा, बहुत बुरे योग एक्टिवेट होने वाले हैं। तो वो अच्छी चार्ट मैचिंग भी आपके लिए अच्छी नहीं होगी। फिर अगर गुना कम भी मैच हो रहे हैं, मान लो कि 18 हमें मिनिमम चाहिए और 16-17 आ रहे हैं, लेकिन बाकी सब फैक्टर्स बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। क्योंकि हमें ये भी तो देखना है ना कि आजकल चार्ट पर आने से पहले भी आप सीधा सीधा देख लीजिए कि पहले लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करे, फिर फैमिलीज पसंद करें, फिर और ब्ला ब्ला ब्ला, वो 3-6 महीने मिलते हैं, तब जाके शादी तक बात बनती है। फिर उसके बाद अगर आप चार्ट में बोलो कि जी वो 18 गुण की जगह तो 16 ही मिल रहे हैं, एंड दे रियली वांट टू गेट मैरिड, तो आपको ये हमेशा देख लेना चाहिए कि सामने वाले के चार्ट में जुपिटर वीनस कितने अच्छे हैं। क्योंकि वो नेचर को भी अच्छा करते हैं और वह शादी में भी एक ठहराव लेके आते हैं, बुरे टाइम को निकाल देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अगर चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा एक ऐसे नक्षत्र में है जो शादी के लिए अच्छा है, तो वो एक एंटीडोट की तरह काम करता है अगर गुण मिलान नहीं भी मिलते हैं। और सेवंथ हाउस, सेवंथ लॉर्ड की स्ट्रेंथ हमेशा शादी को सेफगार्ड करती है। तो ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर होरोस्कोप ओवर योर गुना मैचिंग, फर्स्ट थिंग। फिर अब ये देखिए कि आपकी कुंडली में कौन से वीक प्लैनेट्स हैं। अगर मेरे पास सूर्य बहुत कमजोर है, तो क्या मुझे सामने वाले के चार्ट में अच्छा सूर्य मिल रहा है? अगर मेरा चंद्रमा कमजोर है, पीड़ित है, तो क्या सामने वाला मुझे कंपनसेट करके दे रहा है? बिकॉज मैरिज इज ऑल अबाउट कंपनसेटिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। ठीक है। फिर अब हम सभी कूटास पे बात करेंगे। आज मैं आपको एक कूटा की एग्जांपल देती हूँ, बाकी कूटास हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि हर कूटा का मीनिंग क्या है और उसको कैसे लेना है। आज हम वर्ण की बात करते हैं। अशकूटा में सबसे पहला कूटा है वर्ण। मैं साउथ इंडियन मेथड्स भी इसमें डिस्कस करने वाली हूँ। इसको 1 मार्क्स दिया गया है। ये कैसे कैसे है कि आपका चंद्रमा कौन सी राशि में है। अगर तो वो जलीय राशि में है, 4-8-12 ब्राह्मण राशियां कहलाती हैं, 1-5-9 क्षत्रिय, 2-6-10 वैश्य और 3-7-11 शुद्ध राशियां कहलाती हैं। ब्राह्मण राशि को क्षत्रिय से सुपीरियर माना जाता है, क्षत्रिय को वैश्य से सुपीरियर, वैश्य को शूद्र से सुपीरियर माना जाता है। पहले टाइम में क्या था, लड़के को ज्यादा डोमिनेट करने का रूल दिया गया था, कि वो जो मेल है वो हेड ऑफ द फैमिली है या उसका डिसीजन फाइनल है, एंड फीमेल वाज सपोज्ड टू बी सबमिसिव। जैसा हस्बैंड कह रहे हैं कर रहे हैं वैसे करना चाहिए। तो अगर
किसी भी लड़के का, तो इस हिसाब से आप देखिए, किसी भी लड़के का अगर चंद्रमा जलीय राशि में पड़ता है तो उसको वर्ण में किसी भी लड़की के साथ फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि लड़की का चंद्रमा लड़के के चंद्रमा से लोअर वर्ण में होना चाहिए। मतलब अगर किसी लड़की का चंद्रमा ब्राह्मण राशि में है और लड़के का क्षत्रिय राशि में है तो उधर मार्क्स नहीं मिलेंगे। द पॉइंट इज, लड़की लड़के को फॉलो करती है। अब इसका रीजन क्या है, इसको मार्क्स देने का रीजन क्या है? हमारी लाइफ 4 धरों पर टिकी है, वो है धर्म, अर्थ, कामा, मोक्षा। ठीक है, तो अगर मोक्षा, जो कि इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए, वो ये बताता है कि अल्टीमेट गोल हमारा किसी भी सोल का, किसी भी स्पिरिट का मोक्ष पाना है। तो अगर मोक्ष पाना है तो शादी के बाद भी एज अ कपल जब आप वानप्रस्थ में जाते हो आपको मोक्ष पाना है। जो ब्राह्मण राशियां हैं, 4, 8, 12 राशियां हैं, वो छोड़ने की, नर्चर करने की, भगवान की तरफ जाने की बात करती हैं। अगर लड़का ब्राह्मण राशि का है तो वो लड़की को इन्फ्लुएंस करके अल्टीमेटली इस तरफ लेके आएगा। पर मॉडर्न जो सोसाइटी है, जो शिफ्ट हुआ है हमारी सोसाइटी में, जहाँ इक्वालिटी की बात होती है, यू डू योर ओन थिंग, आई डू माई ओन थिंग की बात होती है, वहां का हम ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा हो सकता है ना कि लड़की की ब्राह्मण राशि है और लड़के की शूद्र या वैश्य राशि है, पर वो एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपको वर्ण में मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि अब जो लड़की का इमोशनल एटीट्यूड है उसको लड़के की वैश्य राशियां सपोर्ट करती हैं, उसको बैलेंस प्रोवाइड करती हैं कि इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, इतना छोटी छोटी बातों पे खिंचने की या ग्रजेस रखने की जरूरत नहीं है, लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स स्पीक आउट आवर फीलिंग्स। तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमेशा रीइवैल्यूएट कीजिए कि आप मार्क्स किस बेसिस पे दे रहे हैं। पर द पॉइंट इज, इधर मार्क्स तब मिलते हैं जब लड़के की ब्राह्मण राशि हो या क्षत्रिय राशि हो और लड़की की राशि नीचे वाली हो। ऐसे ही हम बाकी सभी कूटास के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्लासेस, ये सीरीज अच्छी लग रही होंगी और कुछ नया सीखने को मिलेगा। नया नहीं सीखने को मिलेगा तो इसका रीजन, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, किसको कितनी इंपॉर्टेंस दीजिए और अच्छे से चार्ट मैचिंग होती कैसे है, वो जरूर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।